नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं संधि, जो हिंदी व्याकरण है। और हिंदी व्याकरण में हम संधि देखेंगे तो संधि की जो परिभाषा है वो है, यानी संधि का पहला जो मतलब है वो है जोड़ या मेल। तो उसकी परिभाषा पहले देखेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो उसके जो उदाहरण है, हिम अधिक आलय बराबर हिमालय, सिंधु अधिक उर्मी बरोबर सिंदूर्मी, सु अधिक आगत स्वागत, पो अधिक अन पवन, इस तरह से। तो संधि जो है, संधि के भेद भी है। तो संधि के भेद मीन्स क्या? संधि के प्रकार। तो संधि के जो प्रकार है या भेद है वो 3 प्रकार के हैं। पहला तो है स्वर संधि, ठीक है, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये संधि के 3 भेद हो गए। अभी स्वर संधि में उसके 5 भेद है। और स्वर संधि की जो परिभाषा है वो यह है कि दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल से होने वाली जो संधि है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के यहाँ पे 5 प्रकार है। पहला तो है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और 5वां है ययादि संधि। और उसके उदाहरण भी है अन्य, अधिक अन्य, अन्यान्य, है ना, इस तरह से। और दूसरा जो उदाहरण है कृष्ण अधिक अवतार, कृष्णावतार। इस तरह से ये स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। फिर से हम रिपीट करेंगे उसको। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और 5वां है ययादि संधि। इसकी भी हम डेफिनेशन देख सकते थे, लेकिन बहुत लंबा वीडियो होगा, इसीलिए मैं इनकी डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट आपको इसके स्वर संधि के प्रकार बता रही हूँ ना। तो इस तरह से ये स्वर संधि के 5 प्रकार है, वो भी ध्यान में रखो। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यन संधि और 5वीं है ययादि संधि, इस तरह से। तो हम अभी नेक्स्ट जो संधि का मीन्स दूसरा जो प्रकार है वो देखने जाएंगे। दूसरा जो प्रकार है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जो है वो है, व्यंजन संधि की हम क्या देखेंगे? पहले परिभाषा देखेंगे। तो व्यंजन संधि की जो परिभाषा है वो यह है कि व्यंजन के बाद आने वाले स्वर या व्यंजन में परिवर्तन ही व्यंजन संधि है। यानी व्यंजन के जो व्यंजन के बाद में जो आने वाले स्वर होते हैं, पहले व्यंजन फिर स्वर, है ना, तो उसमें जो व्यंजन में परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आया? तो उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे जगत अधिक ईश, जगदीश, है ना। तो जगत और ईश, त क्या है? ये क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन के बाद क्या आता है? स्वर आता है, मीन्स ई, त अधिक ई बराबर दी, है ना। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि व्यंजन के बाद व्यंजन क्या है? त है और स्वर क्या है? ई है। यानी व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन में, स्वर या व्यंजन में परिवर्तन ही व्यंजन संधि है, ठीक है। तो इसमें और दूसरा उदाहरण दिया है परि अधिक छेद, परिच्छेद। तो इसमें परि अधिक छेद बराबर क्या? परिच्छेद। तो परि में ई और छे में छ, तो ये परिच्छेद मीन्स इच्छ, है ना। तो परिच्छेद, इस तरह से ये व्यंजन संधि हो गई है। तो व्यंजन संधि की फिर से मैं डेफिनेशन बताने जा रही हूँ। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद जो स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वाक अधिक ईश, वाकिश, है ना। वाक अधिक ईश बराबर वागिश,
दिक अधिक अंक, दिगंत, दिक अधिक अंबर, दिगंबर। इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे तो 2 ही उदाहरण बताए आपको, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जो व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं। जैसे बहुत है, दिग्गज, है ना। तो इस तरह से। तो तीसरी जो संधि है वो है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि जो है वो हम देखेंगे। तो विसर्ग संधि की जो डेफिनेशन है, विसर्ग पता है ना आपको। हाँ, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में हुआ जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहलाते हैं। ठीक है, यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है प्राप्त अधिक काल, प्राप्त काल, है ना। प्राप्त के बाद क्या आता है, विसर्ग आता है ना। तो प्राप्त अधिक काल बराबर प्राप्त काल, अंत अधिक पुर, अंतपुर, है ना। तो इस तरह से विसर्ग में स्वर या व्यंजन आने पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन होता है, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे 2 ही उदाहरण दिए हैं, एक प्राप्त काल है और दूसरा अंतपुर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जैसे नम अधिक स्ते, नमस्ते, अंत अधिकरण, अंतकरण, अधपतन, है ना। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हम विसर्ग संधि में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज संधि देखी, संधि के प्रकार देखे, जो 3 संधि के प्रकार है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।